जाने कितनी बेटियां बहन एक दहेज के चक्कर में उनके रिश्ते गलत हो जाते हैं। उनकी फिर वहाँ ट्यूनिंग अच्छी नहीं हो पाती है, जिस वजह से तलाक का कारण बनता है, रीजन बनता है। कितनी गरीब बच्चियां जिनके पास दौलत नहीं है दहेज देने को, अच्छी मोटी दौलत नहीं है देने को, कार नहीं है, लेकिन वो पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित है, खूबसूरत है, लेकिन उसके चलते दहेज की कमी होने के चलते, माँ बाप का गरीब मजलूम होने के चलते उनका रिश्ता किसी ऐसे वैसे जो उनके जोड़ का नहीं है लेकिन पैसे वाला है उससे कर दिया जाता है। उसके बाद जो नतीजे हैं वो आपके हमारे सामने हमेशा बहुत खराब होकर पेश होते हैं, सुनने को मिलते हैं। और बहुत ज्यादा ये तलाक का कारण भी बनता है, रीजन भी बनता है। रोजाना ऐसे तमाम केसेस आते रहते हैं, हमें आपको सुनने को मिलते हैं कि तलाक हो गया फला जगह, दहेज के बात को लेकर के बात बिगड़ी, बारात लौट गई, बारात चढ़ते चढ़ते तक लौट जाती है, यहाँ तक नौबत आती है, कभी कभार बारात बारात आ जाती है लेकिन दहेज की बात को लेकर दूल्हा दुल्हन के घर से बिन दुल्हन के वापस लौट जाता है। उसके बाद जो दुल्हन का पक्ष होता है, उसके परिजन होते हैं, उन पर क्या गुजरती है ये बताने की बात नहीं है, वही जान सकता है जिस पर ऐसा बीता हो। दरअसल पिछले 2 दिन पहले एक ऐसी ही घटना यूपी के बुलंदशहर में घटती है। वहां एक लड़की है, खूबसूरत अच्छी शिक्षित लड़की होती है, घर वाले ठीक ठाक होते हैं, अपनी हैसियत के मुताबिक वो शादी तय करते हैं। जो सामने वाला पक्ष होता है, बर पक्ष होता है, उससे लड़की की शादी तय की जाती है। और पिछले 2 दिन पहले बारात तय वक्त पर पहुंचती है, काफी धूमधाम होती है, शोर शराबा होता है, डीजे बजता है, बैंड होता है, बाराती डांस करते हैं, खुशियों का माहौल होता है, बारात चल रही होती है, बारात आती है। तमाम जो बाराती हैं, और ये जो बारात जो है पहुंची थी बुलंदशहर के थाना अगौता में, एक गांव है, उस गांव में बारात आई थी। और जहां से बारात आई थी, यानी जो बर पक्ष के लोग थे, वो एक जगह है भोजपुर, उसमें एक गांव है कलछीना। कलछीना से बारात पहुंचती है बुलंदशहर के थाना अगौता में, जहां पर दुल्हन का घर था, वहां शादी पहुंचती है, मैरिज हॉल में शादी रुकती है। तमाम तरह के चोचले होते हैं, बैंड बाजा, बारात शुरू होता है, तमाम रस्में होती हैं। दूल्हा दुल्हन जो पक्ष हैं दोनों खाना खाते हैं, खुशियां मनाते हैं, आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, बातें होती हैं, गपशप होती है, खूब ढेर सारी खुशियां मनती हैं, तमाम रिवाज चलते हैं, खाना पीना अच्छी तरीके से। तो दुल्हन पक्ष है उसने इस बात का ख्याल रखा कि किसी प्रकार से जो बर पक्ष है उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई शिकायत ना हो, क्योंकि एक बार शिकायत होगी तो सारी जिंदगी जो दुल्हन है वो अपनी ससुराल में यही ताने सुनती है कि तुम्हारे माता पिता ने मेरी बारात की बेइज्जती कर दी, बारात को ठीक से उनका जो आदर सत्कार नहीं करवाया। और इसके लिए बाकायदा एक जो बर पक्ष होता है, जो दुल्हन के माता पिता होते हैं, वो बाकायदा अपनी पूरे जीवन की कमाई दांव पर लगाते हैं। और कई बार कर्ज लेकर या अपने प्लाट को बेचकर लड़के वाले को खुश करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, जिससे उनकी बेटी जो है आजीवन चैन से रह सके, उसको कोई ताना ना मिल सके। और इस दहेज के कारण ही पता नहीं कितनी जो बेटियां हैं, जो उनके माता पिता हैं, वो बचपन में ही बेटियों को मार देते हैं, हालांकि बहुत बड़ा अपराध है। बेटियां बेटों से कहीं कम नहीं है। आज बेटियां हर क्षेत्र में जहां बेटे पहुंच रहे हैं, वहां बेटियां पहुंच रही हैं, किसी से कम नहीं है। बस जरूरत है उनको पढ़ाने की, सही दिशा देने की, उन पर ध्यान रखने की, बेटों की तरह ही उन पर पूरा रख रखाव की, ध्यान देने की। अब लौटते हैं ये जो जो घटना आज जो लेकर मैं आया हूँ, जो कहानी आपको सुनाने आया हूँ। बारात पहुंची, खाना दाना हुआ, तमाम लोग थे, मस्ती कर रहे थे, झूम रहे थे, डांस कर रहे थे, बैंड बज रहा था, तमाम खुशियां थी। बारात चढ़ने के बाद, खाना खाने के बाद, अब बारी आती है निकाह होने की। उसके लिए जो दुल्हन पक्ष है उनकी ओर से एक जो मौलवी साहब होते हैं, मोहल्ले के इमाम होते हैं, सदर इमाम, निकाह के लिए पहुंचते हैं। निकाह की तैयारियां की जा रही थी और इस बारात में जो दहेज है उसकी लिस्ट तैयार हुई थी। चूंकि दहेज जो है एक खास जगह रखा गया था, उसको डिस्प्ले नहीं किया गया, लिहाजा दहेज कितना है वो लोगों ने नहीं देखा। लेकिन जब निकाह हुआ उससे पहले जो सामान की, जो दूल्हा पक्ष सामान लेकर आता है, ज्वेलरी दुल्हन के लिए लाता है, सामान लाता है, कपड़े लाता है, जो भी सामान आता है, वर पक्ष की ओर से उसकी गिनती होती है। बाकायदा जो आइटम होते हैं उनकी जो गिनती की जाती है। दुल्हन की ओर से कौन कौन सा सामान दहेज में दिया गया, क्या क्या चीज दी गई, सबकी बाकायदा गिनती होती है। इनका एक पर्चा बनता है, दोनों पार्टियों के साइन होते हैं।
और आगे के लिए दोनों पार्टियां एक दूसरे का जो पर्चा है उसकी फोटोकॉपी अपने पास रखती हैं सनद के तौर पर। अब जब निकाह की बारी आई उससे पहले जो आपस के बीच के लोग होते हैं उन्होंने दोनों ओर से वर पक्ष के जो लोग हैं उन्होंने और जो दुल्हन है उस पक्ष के लोगों ने बैठकर जो चीजें हैं वो शेयर की। जो आइटम जो चीजें शादी में आई थी, लड़के की ओर से जो जेवर आए थे, जो सामान आया था, उसकी गिनती शुरू हुई, उसको दिखाना शुरू हुआ। दुल्हन पक्ष वालों ने दुल्हन पक्ष की ओर से जो सामान दिया गया, जो दान दहेज दिया गया था, उसकी गिनती शुरू हुई। लिस्ट तैयार हुई, तमाम जो चीजें हैं ए टू जेड जो आइटम दिए गए थे उनकी लिस्ट तैयार हुई। उस लिस्ट को बाकायदा पढ़कर जोर जोर से सारे बारातियों को सुनाया गया। लेकिन जब बात कार तक पहुंची, नीचे की जो सारी लिस्टें थी उसमें तमाम सामान थे, फर्नीचर होता है, बर्तन होते हैं, तमाम लोग जो तमाम चीजें जो दहेज में दी जाती हैं वो थी। उसके बाद जब कार की बारी आई तो जैसे ही वर पक्ष के लोगों ने बताया स्विफ्ट डिजायर कार, वैसे ही दूल्हा और दूल्हा के पक्ष के लोग भड़क गए। उन्होंने तुरंत हंगामा किया कि हमने तो क्रेटा टॉप मॉडल की बात की थी, हमें ब्लैक कलर की क्रेटा, सनरूफ क्रेटा टॉप मॉडल चाहिए है, स्विफ्ट डिजायर क्यों दी? इस बात पर वहां अनबन हो गई। उसके बाद जो बारात की खुशियां थी वो सारी काफूर हो गई, गम में बदल गई, तनाव पैदा हो गया, विवाद धीरे धीरे शुरू हो गया, दोनों पक्ष की ओर से बातें शुरू हो गई। जो दूल्हा पक्ष था, खुद दूल्हा, उसका साफ कहना था कि हमारी क्रेटा कार के लिए बात हुई है, ये हमारे साथ धोखा किया गया है, हमको बेवकूफ बनाया गया है, लिहाजा हम इस निकाह से पीछे हटते हैं, शादी हम नहीं करेंगे। इस पर और बात बिगड़ी, फिर तमाम बातें शुरू हुई। जो शादी की खुशियां थी, एक तरफ जहाँ डीजे बज रहा था, शादी की खुशियां मनाई जा रही थी, खाना दाना चल रहा था, तमाम लोग मेहमान आए हुए थे जो मौज मस्ती कर रहे थे, खाना पीना कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे। एकदम सारा माहौल शांत हो गया, एकदम ईद मुहर्रम की तरह हो गई। खुशियां दूर भाग गई, तनाव बढ़ने लगा, सारे लोग शांत हो गए, गम का माहौल पूरे जो पंडाल में है छाने लगा। उसके बाद तमाम जो लोग आसपास के लोग बैठे, उन्होंने किसी तरह दूल्हे और दूल्हे के जो पिता हैं, परिजन हैं, उनको मनाने की काफी कोशिश की कि चलिए ठीक है, क्रेटा नहीं स्विफ्ट डिजायर कार तो है, कार तो दी गई है, लेकिन वो दहेज के लोभी, दहेज के लालची, वो भिखारी नहीं माने, बिल्कुल नहीं पिघले। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब तक क्रेटा कार की हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी तब तक हम निकाह नहीं करेंगे, बारात लेकर नहीं जाएंगे। और ऐसे ही बिना बारात के वापस लौटते हैं। और जब वापस लौटने की बात की गई तो फौरन जो बरपक्ष है वो भड़क उठा, क्योंकि काफी खर्चे बारात में हो चुके थे, तमाम मेहमान आ चुके थे, उनकी इज्जत दांव पर लगी थी, इज्जत मिट्टी में मिलने वाली थी, लिहाजा उनका जो खून खौलना लाजमी था, स्वाभाविक था। उन्होंने फौरन लोगों को इकट्ठा किया और पूरी बारात को, मैं दूल्हे के जो लोग वहां थे उनको बंधक बना लिया और उनसे कहा अब आपको शादी करनी है, शादी करनी होगी। लेकिन जो लड़के पक्ष थे, वर पक्ष थे, वो झुकने को तैयार नहीं थे। उन्होंने निकाह करने से साफ इनकार कर दिया। उनको तो क्रेटा गाड़ी चाहिए थी, क्रेटा कार के लिए उन्होंने बारात करने से इनकार किया। अब काफी लोग जुटने लगे, आसपास के जो लोग हैं, जो मौजूद जो खास लोग होते हैं वो बैठे, उन्होंने पंचायत करने का फैसला किया। वर पक्ष को बहुत समझाया, बहुत मनाया। लड़की के माता पिता ने उनके हाथ जोड़े, भीख की तरह माफी मांगी कि हमारी बेटी की शादी है, हमारी तमाम जो रिश्तेदारी है, जो आसपास के लोग हैं, समाज है, इसमें बड़ी भारी बेइज्जती होगी, हमारी बेइज्जती का सवाल है, हमारी लाज रख लीजिए। मेरे पास पैसे का इंतजाम नहीं था, लिहाजा मैंने जो इंतजाम था उससे आपको स्विफ्ट डिजायर कार दहेज के लिए ले दी है, आप मान जाइए, आगे चलकर हम आपकी डिमांड पूरी कर देंगे। लेकिन जो वर पक्ष था, जो भिखारी पक्ष था, कहना चाहिए भिखारी पक्ष था, वो झुकने को तैयार नहीं हुआ। उसने शादी करने से, निकाह करने से साफ इनकार किया। उसके बाद मामला और बड़ा तूल पकड़ा, फिर सारी बारात को बंधक बनाया गया। फिर तमाम लोग इकट्ठे हुए, हंगामा शुरू हुआ। उसके बाद पंचों ने फैसला करने की बात सुनाई, पंचों के आगे ये बात की गई। तमाम पंच लोग बैठे, जो मौजूद खास लोग थे, जो सम्मानित व्यक्ति थे, उनको बैठाया गया। दोनों ओर के लोग बैठे। पूरे गांव में ये बात आग की तरह, जंगल में आग की तरह फैली। लोगों का हजूम जमा हो गया, भीड़ जमा हो गई। लोग वर पक्ष को मारने पर उतारू हो गए, लेकिन किसी तरह समझदार लोगों ने उनको ऐसा करने से रोका। उनको कहा कि ये हमारे मेहमान हैं, लिहाजा इनके साथ कोई बदतमीजी न की जाए। इस पर उनका पूरा आदर सत्कार के साथ ही उनको वहां बैठाया गया, उनसे बात की गई। फिर तमाम पंचों ने ये निष्कर्ष निकाला कि शादी में जो खर्चा हुआ है शुरू से लेकर अब तक, जब से रिश्ते की बुनियाद, इस शादी की जो बुनियाद रखी गई थी, शुरुआत हुई थी, तब से लेकर आज तक जो कुल खर्च है वो वर पक्ष बहन करेगा, लड़की पक्ष को देगा। उसके बाद आप अपनी बारात को वापस
चुपचाप खामोशी से ले आ सकते हैं। आपकी जो ज्वेलरी है, सामान लेकर आए हैं, इसको आप वापस ले आ सकते हैं। लिहाजा जो वरपक्ष है, वो भी अकड़ वाला था, झुकने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी जो कीमत है वो देने को तैयार हैं। इस पर तमाम जो खर्चा हुआ था लड़की पक्ष की ओर से, जो एंगेजमेंट में जो सामान दिया गया था, बारात होने से पहले जो तैयारियां की गई थी, जो मेहमान का खर्चा था, खाना खर्चा था, जो उनकी जो पैसा पानी की तरह बहा, वो तमाम पैसे जोड़े गए। रात के 12 बजे के आसपास ये फैसला हुआ कि लगभग 17,25,000 रुपए इस पूरी बारात में खर्चा हुआ है। वर पक्ष ने कहा कुछ कम हो तो गुंजाइश कर लीजिए, लेकिन जो लड़की पक्ष है, वधू पक्ष है, उसने कहा नहीं, आपको इतना ही चुकाना होगा। इस पर लड़का पक्ष है वो तैयार हो गया और कुल मिलाकर आसपास के लोगों से पैसे इकट्ठे करके, कुछ पैसे मंगाकर 12,50,000 रुपए तत्काल रात को ही मौके पर दे दिए गए। बाकी के जो पैसे बचे उसके एवज में 2 दिन का समय दिया गया और लड़के पक्ष की जो दहेज वाली गाड़ी थी, जिस कार से दूल्हा आया था, उस कार को और जो ज्वेलरी दुल्हन के लिए लेकर आए थे, उस ज्वेलरी को गिरवी के तौर पर रखा गया कि आप जब बाकी रकम अदा करेंगे तब आपकी कार, आपकी ज्वेलरी ये वापस की जाएगी। उसके बाद किसी तरह फिर जो लड़की वाले हैं, इनकी चूंकि शाख दांव पर थी, फौरन आनंद फानन में एक लड़के की तैयारी शुरू हुई। तमाम लोगों ने, जो वधु पक्ष के लोग थे, उन्होंने अपनी रिश्तेदारी में, दोस्ती में, जहां जहां उनको पहचान थी, वहां लड़के की तलाश की कि किसी तरह कोई ऐसा लड़का मिल जाए जिससे आज का ये पूरा जो खर्चा हुआ है, जो बेइज्जती हो रही है, बच जाए, लड़की की आज ही शादी हो जाए। इसके लिए तैयारियां शुरू हुई, लगातार संपर्क किए गए, कांटेक्ट किए गए। लिहाजा उनको बहुत जल्द एक लड़का मिल गया। लड़के वालों से बात की गई और उससे कहा आपका जो रिसेप्शन है, बारात है, बाद में किया, जो रिसेप्शन वगैरह आपका, जो आपकी दावत है, आपका जो स्वागत है, बाद में किया जाएगा। फिलहाल सिर्फ निकाह करना है, शादी करनी है। फौरन वो लड़का तैयार हुआ, वो पक्ष पहुंचा, उसके साथ उस लड़की का निकाह हुआ। इस प्रकार वो दुल्हन है, जानी थी किसी के साथ, गई किसी के साथ। और जो पहले वाला जो वर पक्ष है, वो किसी तरह अपनी इज्जत बचाकर वहां से सामान समेटकर वहां से वापस खाली लौट जाते हैं और उस लड़के के बदले किसी और से शादी की जाती है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि सारी जिंदगी एक लड़के को क्रेटा गाड़ी से गुजारनी थी, एक लड़की से गुजारनी थी। यदि उसमें क्षमता थी, अगर क्वालिटी थी, टैलेंट था, पैसा था, संपन्न था, तो अपने पैसे से कार खरीदता, उससे घूमता। एक जो वधु पक्ष से पहले से ही कर्जे में इतना डूब जाते हैं, किस तरह शादी करते हैं, उधार लेकर, लोन लेकर, ब्याज पे पैसे लेकर, प्लॉट बेचकर पैसे इकट्ठे करते हैं और अपनी बेटी की शादी करते हैं। लेकिन जो भिखारी की तरह जो वर पक्ष होते हैं, वो ऐसी गंदी जहलाना हरकत को अंजाम देते हैं। एक अभिशाप, जो दहेज हमारे आपके माथे पर एक कलंक की तरह, ये हमारे आपके समाज में एक कलंक की तरह होता है, कलंक अभिशाप की तरह है। वो दहेज की खातिर एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की का रिश्ता ठुकरा देते हैं और इस प्रकार इस शादी का जो होनी थी किसी और के साथ और हुई किसी और के साथ। और मेरा आपसे सीधी दरख्वास्त ये है कि जो शादियां हैं उनको आसान किया जाए, उनको बहुत सरल बनाया जाए, कम से कम बारात में ले जाया जाए। जो दहेज का रिवाज है, जो सिस्टम है, उसको खत्म किया जाए, जिससे कई जो लड़कियां अभी तक जिनकी शादी नहीं हो पाई, अच्छी शिक्षित हैं, खूबसूरत हैं, लेकिन कम पैसे वाले गरीब घरों से हैं, उनकी शादियां भी अच्छे से हों, उनको भी अच्छा वर मिले, वो भी सब लोगों की तरह अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके, उनको मनपसंद वर मिल सके और काफी हद तक जो तलाक के कारण हैं उन पर रोक लगे, तलाक के जो मामले हैं उनको कम किया जाए।